let's begin with the limitations of receipt and payment account. The first limitation is that receipt and payment do not expresses the items of current fiscal year. एक अकाउंटिंग पीरियड की, फॉर एग्जाम्पल मेरा अकाउंटिंग पीरियड है 2018-19, तो रिसिप्टेंट पीरियड मुझे 2018 और 19 के एक्सपेंसेस बता दे या फिर 2018-19 के रेवेन्यूज़ बता दे, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने अभी देखा था रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट में तो प्रीवियस ईयर, नेक्स्ट ईयर सबके एक्सपेंसिव रेवेन्यूज ऐड ऑन है। तो इसका मतलब हम रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट के थ्रू करंट ईयर में, करंट अकाउंटिंग पीरियड में कितने एक्सपेंसेस करें, कितने रेवेन्यूज हैं, ये नहीं जान सकते। सेकेंड थिंग इज़, ये हमें ये भी नहीं बता सकता कि हम अपने डे टू डे ऑपरेशंस को करने में एफिशिएंट हैं या नहीं, कि हम अपने डे टू डे ऑपरेशन के लिए हमारे पास इनफ कैश है या नहीं है। तो ये नहीं बता सकता एक एनपीओ को कि वेदर इट इज़ एबल टू मीट इट्स डे टू डे एक्सपीरियंसेस आउट ऑफ इट्स अपने इनकम से वो सारे एक्सपेंसेस को मीट कर पा रहा है या नहीं। तो रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट हमें ये नहीं बताता। तो दीज वर द टू लिमिटेशंस। नाउ लेट्स डिस्कस के रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट और कैश बुक, इन दोनों में क्या फ़र्क है। दोनों ही कैश एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन फिर भी देखते हैं इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस रहता है। वंस वी टेक अ रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट, and the other is cash book. Now let's see what is the difference. First point is basis. अगर हम बेसिस की बात करें तो कोई भी डिफरेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों ही आइटम्स को, चाहे रिसिप्टेंट पेमेंट हो चाहे कैश बुक हो, दोनों ही आइटम को कैश बेसिस पे प्रिपेयर करा जाता है। तो बेसिस दोनों का सेम है, तो इसका मतलब ये तो कोई डिफरेंस नहीं हुआ हमारा। नेक्स्ट देखते हैं हम पीरियड, कि किस टाइम पर रिसिप्टेंट पेमेंट बनाया जाता है और किस टाइम पर कैश बुक बनाए जाते हैं। रिसिप्टेंट पेमेंट मैंने आपको देखा होगा कि मैंने फॉर्मेट के नीचे फॉर द ईयर एंडिंग लिखवाया था। तो इसका मतलब रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। जब आपका अकाउंटिंग ईयर ख़त्म हो जाता है, फिर उसके बाद आप रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट बनाते हो। कैश बुक, कैश बुक के अंदर क्या होता है, ये जनरली हम डेली बेसिस पे बनाते हैं। तो ये एक मेजर डिफरेंस रहेगा रिसिप्टेंट पेमेंट और कैश बुक में, कि कैश बुक डेली बेसिस पे बनाई जाती है और रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। देन इज डेट। डेट की बात की जाए तो कैश बुक तो डेली बेसिस पे बनाया जा रहा है, तो इसका मतलब डेट की बात करें तो इसमें डेट शो की जाती है। लेकिन रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट में डेट का कोई कॉलम नहीं होता, इसमें समराइज फॉर्म में शो किया जाता है डाटा। इसका मतलब इसमें कोई हम डेट का सेपरेट कॉलम नहीं बनाते, टोटल शो करते हैं, टोटल। नेक्स्ट है आपका इंस्टीट्यूशन, कि कौन इसको बनाता है, ये तो आपको क्लियर हो ही गया होगा। रिसिप्टेंट, हम एनपीओ चैप्टर पढ़ रहे हैं, रिसिप्टेंट पेमेंट कौन बनाता है, एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट बनाती है। और बाकी रेस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, बाकी जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो कैश बुक बनाती हैं। नेक्स्ट इज साइड्स। अगर हम बात करें रिसिप्टेंट पेमेंट की तो दो साइड हो गई इसकी, एक रिसिप्ट साइड और एक पेमेंट साइड। तो दो साइड हो गई इसकी, रिसिप्ट साइड एंड पेमेंट साइड। और अगर हम बात करें कैश बुक की, तो हमारे पास कैश बुक के अंदर दो साइड्स होती हैं, हमको स्पेसिफिक नाम नहीं तो मिलते हैं, एक डेबिट साइड एंड वन इज क्रेडिट साइड। तो ये दो साइड हो गई हमारी कैश बुक की। नेक्स्ट पॉइंट इज एलएफ। एलएफ का कॉलम, एलएफ हमें पता है लेजर फोलियो होता है, तो लेजर फोलियो का कॉलम कैश बुक एक जनरल टाइप ही होता है, आप चीज़ों को रिकॉर्ड कर रहे हो, तो इसके लिए लेजर में सेपरेट कॉलम बनाया जाता है। तो एलएफ का सेपरेट कॉलम बनाया जाएगा कैश बुक में, लेकिन रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट में ऐसा कोई कॉलम नहीं होता। तो ये था आपका डिफरेंस बिटवीन रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट एंड कैश बुक। ओके, नाउ let's move on towards our second important financial statement which is income and expenditure account. एनपीओ प्रॉफिट के लिए तो नहीं बनता, लेकिन फिर भी एनपीओ भी अपनी चाहता है कि मेरे को जहाँ जहाँ से इनकम हुई है मैं उसको मैच करूँ अपने एक्सपेंसेस से, ताकि देखा जा सके कि मैं अपने इनकम से अपने एक्सपेंसेस कवर कर पा रहा हूँ या नहीं। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अकाउंट के अंदर जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उनको हम डेबिट साइड नोट करते हैं
और जितनी भी इनकम जनरेट्स हो रही हैं डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से, उसे हम क्रेडिट साइड नोट करते हैं। और अगर हमारे एक्सपेंसेस ज़्यादा आ गए इनकम से, तो दैट विल बी अ सिचुएशन ऑफ डेफिसिट। और सेकंड, अगर हमारी इनकम ज़्यादा आ रही है, मतलब हम कह सकते हैं अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा आ रही है डेबिट साइड से, तो दैट विल बी आर सरप्लस। ठीक है, तो यही सरप्लस हम यूज़ करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन को मेंटेन रखने के लिए। अब इस सरप्लस का या फिर इस डेफिसिट का क्या जाता है? अगर आपका सरप्लस आया है तो आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर को निकालने के बाद कैपिटल फंड के अंदर उस सरप्लस को ऐड कर देते हो कि हमारी कैपिटल रेज हो गई है, कैपिटल हमारी बढ़ जाएगी सरप्लस से। और कैपिटल फंड कहाँ शो किया जाता है? बैलेंस शीट में। इसका मतलब कि ये जो सरप्लस निकला है उसे जाके हम बैलेंस शीट में कैपिटल फंड में ऐड कर देते हैं। लाइकवाइज अगर हमें कोई डेफिसिट होता है तो हम क्या करते हैं? बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल फंड में से इस डेफिसिट को डिडक्ट कर देते हैं। तो आपसे पूछ सकते हैं कि हम डेफिसिट का क्या करते हैं, तो डेफिसिट इज डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल फंड इन द बैलेंस शीट। ओके, इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट फीचर होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर का कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो होता है उसका बेसिस बिल्कुल अलग है रिसिप्ट एंड पेमेंट से। रिसिप्ट एंड पेमेंट हमने अभी पढ़ा था कैश बेसिस पे बनाई जाती है, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जाता है एक्रूअल बेसिस। अब अक्रूअल बेसिस का क्या मतलब हुआ? अक्रूअल बेसिस का मतलब हुआ कि ये अकाउंटिंग पीरियड से रिलेट करेगा, इस ईयर के खर्चे, इस ईयर के रेवेन्यूज़ को ही नोट डाउन करेगा। तो अक्रूअल बेसिस कहता है हमें अगर हमारा कोई भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब डेली बेसिस वाला, हर महीने एक्सपेंडिचर हो रहा है वैसे वाला एक्सपेंडिचर, तो कोई भी हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो रहा है तो कौन सा नोट किया जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में? सिर्फ करंट ईयर का, वो वाले खर्चे जो अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड होंगे उसी के खर्चों को रिकॉर्ड किया जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका ईयर चल रहा है 2020-21 और आपने इस साल कुछ ऐसे खर्चे पे कर रहे हैं जो 2019-20 के कुछ खर्चे रह गए थे हमने इस साल पे करे हैं, तो आप अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर में उनको कंसीडर नहीं करोगे क्योंकि वो तो पिछले साल के खर्चे थे ना। तो अगर हम कंसीडर कर लेंगे तो हमें ये नहीं पता चलेगा इस साल के कितने खर्चे हुए। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्योंकि एक्रूअल बेसिस पे बनाया जाता है तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वही वाले लेता है जो सिर्फ इस साल के होंगे, इस अकाउंटिंग पीरियड के होंगे, चाहे वो एक्सपेंसेस पेड हो या ना हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे 2020-21 में रेंट पे करना था 8000, लेकिन मैंने एक्चुअल में पे करा है 6000, तो आप क्या शो करोगे? आप 8000 पे करोगे। 8000 को हम शो करेंगे क्योंकि पे तो 8000 करना था, करंट ईयर का एक्सपेंडिचर तो 8000 है, तो इसका मतलब वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को मतलब है करंट ईयर के अमाउंट से, चाहे वो दिया गया हो चाहे वो ना दिया गया हो। नेक्स्ट है आपका रेवेन्यू इनकम। अब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जिस तरीके से एक्सपेंडिचर सिर्फ करंट ईयर के रिकॉर्ड करता है, वैसे ही इनकम्स भी करंट अकाउंटिंग ईयर की रिकॉर्ड की जाएंगी। अगर कोई ऐसी इनकम है किसी ने आपको एडवांस दिया लेकिन वो इनकम अगले साल किया तो हम डिडक्ट करेंगे, हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ करंट ईयर की इनकम को रिकॉर्ड करना है। और अगर मान लो कोई इनकम है आप अर्न कर चुके लेकिन मिली नहीं है, फिर भी रिकॉर्ड करोगे क्योंकि थी तो वो करंट ईयर की। नेक्स्ट, नॉन कैश एक्सपेंसेस। नॉन कैश एक्सपेंसेस फॉर एग्जांपल जैसे डेप्रिसिएशन। देखो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट तो डेप्रिसिएशन को नहीं नोट करेगा क्योंकि वो तो कैश ट्रांजैक्शन है ही नहीं, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नॉन कैश एक्सपेंसेस लाइक डेप्रिसिएशन को भी कंसीडर करता है क्योंकि वो भी करंट ईयर का एक तरीके से लॉस, एक तरीके से एक्सपेंस है, तो उसको भी कंसीडर करेगा। नेक्स्ट आता है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? ऐसा एक्सपेंडिचर जो कभी कभी किया जाता है, ज़्यादा अमाउंट में किया जाता है, ठीक है, जैसे एसेट्स हम खरीदते हैं वगैरह। तो ऐसा एक्सपेंडिचर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं शो होता, तो फिर ये कहाँ जाता है?
ऐसा एक्सपेंडिचर जाता है आपकी बैलेंस शीट के अंदर। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आपका कहता है कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है ये जो है हमारा सिर्फ एक ही बार होने वाला एक्सपेंडिचर है। ये एक तरीके से हमारे इन्वेस्टमेंट टाइप्स होती है ना, आप एसेट्स खरीदते हो, लंबे साल तक आपके चलेंगे, ये उस साल का खर्चा नहीं है, ये सालों साल तक आपको इनकम जनरेट करता रहेगा। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कैपिटल एक्सपेंडिचर को नहीं नोट किया जाता। कहाँ नोट किया जाता है इसको? बैलेंस शीट। लेकिन यही हमारा अगर रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट होती है तो उसको कोई मतलब नहीं है करंट ईयर से, नेक्स्ट ईयर से, रेवेन्यू से, कैपिटल से, उसमें हर तरीके के खर्चे अगर कैश में हुए तो नोट किया जाता है। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कैपिटल एक्सपेंडिचर्स को नहीं कंसीडर किया जाता। लाइकवाइज अगर कोई कैपिटल रिसीट्स है तो उसे भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नहीं कंसीडर करता। ठीक है, जैसे आपने एसेट बेचा है तो उसका जो कैश आया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट उसे नोट नहीं करेगा, या फिर कोई स्पेसिफिक डोनेशन आ गई तो उसे भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नोट नहीं करेगा। आगे हम बढ़ते हैं फीचर्स की तरफ कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्या फीचर्स होते हैं। सबसे पहला पॉइंट है नेचर। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्योंकि इनकम और एक्सपेंसेस लिखे जाएंगे तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर का अकाउंट का नेचर हुआ नॉमिनल। इट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट। हमने रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट में पढ़ा था कि वो कैश अकाउंट होता है, तो फिर वो आपका रियल अकाउंट में गया था। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में अकाउंट में क्योंकि एक्सपेंसेस, लॉसेज, इनकम ये सब लिखे जाते हैं, दैट वाई इट इज़ एन नॉमिनल अकाउंट। नेक्स्ट वन इज़ बेसिस। किस बेसिस पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर का अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है? तो हमने भी पढ़ा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर किया था ऑन द बेसिस ऑफ अक्रूअल बेसिस, जिसमें हम करंट ईयर से रिलेटेड सारा डाटा रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट इज अकाउंटिंग पीरियड। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कौन से अकाउंटिंग पीरियड के एक्सपेंसेस रेवेन्यू को रिकॉर्ड किया जाएगा? करंट। इस साल के सारे ही एक्सपेंसेस, सारे ही रेवेन्यूज़ को रिकॉर्ड किया जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। नेक्स्ट वन इज ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस। इनकम एंड एक्सपेंडिचर का कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं होता। जिस तरीके से हमने देखा था रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट में तो बैलेंस बीडी था एक, जिसमें कैश का पुराना बैलेंस था, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं होता। और अगर हम बात करते हैं इसके क्लोजिंग बैलेंस की, तो क्लोजिंग में या फिर आपका आएगा डेफिसिट या फिर आएगा सरप्लस, जिसको भी हम एडजस्ट कहाँ करते हैं? कैपिटल फंड के अंदर। तो इसका क्लोजिंग बैलेंस कहाँ जाएगा? कैपिटल फंड के अंदर। नेक्स्ट वन इज एडजस्टमेंट। जितनी भी एडजस्टमेंट होती हैं रिलेटेड टू योर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, रिलेटेड टू योर अक्रूड इनकम, जो भी एडजस्टमेंट होती हैं, प्रीपेड आपके एक्सपेंसेस हैं कोई, तो ये जो सारे एडजस्टमेंट्स होती हैं और भी बहुत सारी होती हैं, तो ये सारे एडजस्टमेंट्स जो हैं उनको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नोट कंसीडर किया जाता है। ऑल आर कंसीडर्ड, सबको देखा जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में मैंने था एक्सपेंडिचर लिखोगे। फॉर एग्जांपल आपने रेंट पे करा था 6000 इस साल का, प्लस आउटस्टैंडिंग 2000, तो टोटल क्या हुआ? 8000, क्योंकि इस साल का तो 8000। तो इस तरीके से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक एक्सपेंडिचर की एडजस्टमेंट है कि वो आउटस्टैंडिंग है, तो उस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर को भी नोट किया गया ताकि हम ये दिखा पाएँ कि टोटल एक्सपेंडिचर रेंट पे कितना इस साल का है। अब देखते हैं हम फॉर्मेट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर का अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है? स्टार्टिंग में हम लिखते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऊपर, फिर हम फॉर द ईयर एंडेड कौन से साल के लिए हम बना रहे हैं। जो डेबिट साइड होती है वहाँ हम सारे एक्सपेंडिचर्स नोट डाउन करते हैं, और जो क्रेडिट साइड होती है हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर की, वहाँ हम सारे इनकम को नोट डाउन करते हैं। तो डेबिट साइड इज़ फॉर एक्सपेंडिचर्स एंड क्रेडिट साइड इज़ फॉर इनकम। तो अब एक्सपेंडिचर की बात है कि जब हम एक्सपेंडिचर को नोट करते हैं तो हमने करंट ईयर पे ध्यान देना है कि एक्सपेंडिचर करंट ईयर का होना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल कैसे नोट करेंगे? फॉर एग्जांपल एक्सपेंडिचर है सैलरीज, 2 सैलरीज लिखा, कुछ नहीं एडजस्टमेंट तो डायरेक्टली यहाँ लिखते हैं, अगर एडजस्टमेंट है तो हम इसको अंदर लिखते हैं। और क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है हमने कुछ सैलरी प्रीपेड कर दी, पहले ही पे कर दी, इसका मतलब अगले साल का खर्चा था इस साल कर दिया, तो उसे हम लेस कर देंगे, लेस प्रीपेड सैलरी। अगर सैलरी पहले से ही पे कर दिए 1000 तो इस साल की बनती ही नहीं थी, उसे हटाओ, इस साल की तो सिर्फ 6000 सैलरी थी, एक आपने एक्स्ट्रा पे करी है अगले साल की। तो आपने देखा होगा कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में करंट ईयर का डाटा रिकॉर्ड किया जा रहा है कि करंट ईयर में सैलरी कितनी बनती थी, कितने एक्सपेंडिचर हमारा सैलरी का था। लाइकवाइज अब देखते हैं हम अपनी इनकम को।
इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर इनकम का मतलब जैसे कि आपका हो गया, आपकी सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है तो आप लिखते हैं बाय सब्सक्रिप्शन। जितना में अमाउंट रिसीव हुआ है रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट से तो पता चल जाएगा। मान लो सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है 10,000। अब इस 10,000 सब्सक्रिप्शन के अंदर कुछ ऐसी भी सब्सक्रिप्शन है जो पिछले साल हमारे को नहीं मिली थी, वो उन लोगों ने इस साल दे दी, ये तो इस साल की नहीं है। इसका मतलब अगर कोई सब्सक्रिप्शन पिछले साल की आउटस्टैंडिंग थी, आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर, पिछले साल की आउटस्टैंडिंग थी, उसे माइनस किया जाएगा क्योंकि वो सब्सक्रिप्शन इस साल की इनकम नहीं है। लाइकवाइज अगर इस साल का कुछ आउटस्टैंडिंग था, इस साल कुछ लोगों ने नहीं दिया करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग, तो उसे ऐड किया जाएगा। तो इस तरीके से हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डील करते हैं और करंट ईयर का इन्फॉर्मेशन निकाल कर सिर्फ वही डालते हैं। तो 9,000 बनते हैं करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन, चाहे वो आई हो चाहे नहीं आई हो, तो 9,000 बनती है। ठीक है, लाइकवाइज डेप्रिसिएशन वगैरह आइटम सब कुछ यहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा आपका डेप्रिसिएशन। लेकिन क्या देखना है हमें, जो एक्सपेंडिचर हम रिकॉर्ड कर रहे हैं उनका नेचर रेवेन्यू होना चाहिए। अगर उन्होंने लिख दिया हमने बिल्डिंग खरीदी है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में बिल्डिंग नहीं आएगी क्योंकि वो तो एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है। लेकिन बिल्डिंग बेची और लॉस हो गया तो आएगा लॉस ऑन सेल ऑफ एन एसेट। एसेट बेचा तो नहीं आया, लेकिन एसेट बेचने पे जो लॉस या गेन हो गया वो चीज़ें आपकी आएंगी। लाइकवाइज कोई डोनेशन रिसीव हुआ आपको तो आप यहाँ लिख सकते हो, लेकिन अगर लिखा हुआ है डोनेशन बिल्डिंग के लिए है फिर तो वो स्पेसिफिक हो गया, फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का वो पार्ट नहीं होगा। तो इसका मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर नोट डाउन, चीज़ों को नोट डाउन करने के लिए हम क्या समझेंगे, सबसे पहला आपको देखना है वो करंट ईयर से रिलेट करती है या नहीं, सेकेंड उसका नेचर रेवेन्यू है या नहीं, थर्ड वो स्पेसिफिक तो नहीं है, तो स्पेसिफिक चीज़ें नहीं आती। अगर स्पेसिफिक नहीं आएंगी तो मतलब सिर्फ जनरल चीज़ें इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर आती हैं, कोई स्पेसिफिक फंड स्पेसिफिक डोनेशन इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर नहीं आएगा। नेक्स्ट, अब हम बैलेंसिंग करेंगे इसको। हमने क्या करा, इनकम साइड को टोटल करा, एक्सपेंडिचर साइड को टोटल करा और बैलेंस करा। जैसे 9,000 है, मान लेते हैं हम ये 10,000 है, ये हो गया हमारा 19,000। ये टोटल हो गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर का, और हमारा मान लो ये 1,000 है और ये है हमारा 1,000। तो इस 19,000 में 6, 7, 8,000 आप माइनस करोगे तो आपका बैलेंस आया 11,000। ठीक है, क्योंकि इनकम ज़्यादा एक्सपेंडिचर कम है देन इट इज़ कॉल्ड सरप्लस, कि हमें 11,000 का सरप्लस हो गया। तो दिस इज़ द फॉर्मेट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब हम देखते हैं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो कि हमने अभी अभी समझा और एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो सबसे पहला हम देखते हैं डिफरेंस इनकम एंड एक्सपेंडिचर और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट। किस ऑब्जेक्ट का मतलब ऑब्जेक्टिव, किस मकसद से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया गया है, यही ताकि हमें पता चले हमारा इनकम ज़्यादा है एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, राइट, ये जानने के लिए। तो इसका मतलब हम इसमें अपने जानना चाहते हैं हमारी इनकम ज़्यादा है एक्सपेंडिचर ज़्यादा है। इनडायरेक्टली कह सकते हैं हम सरप्लस या प्रॉफिट, सरप्लस या फिर डेफिसिट। प्रॉफिट तो वहाँ जाएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किस लिए बनाया गया है, अपने आपको निकालना है मुझे नेट प्रॉफिट हुआ है या फिर नेट लॉस हुआ है। तो बेसिकली ये जानना चाहता है कि इनकम ज़्यादा है एक्सपेंसेस से या फिर एक्सपेंसेस ज़्यादा है इनकम से। उसका रिजल्ट इनडायरेक्टली यही होगा, हमें पता चलेगा सरप्लस है या डेफिसिट है। प्रिपेयर्ड बाय, कौन बनाता है इसको। अगर हम बात करें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की तो एक एनपीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इसको बनाती है। और प्रॉफिट एंड लॉस की बात की जाए तो कोई भी बिजनेस एंटरप्राइज है तो वो जनरली कोई भी बिजनेस एंटरप्राइज होगी आपकी तो वो क्या बनाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेक्स्ट आपका आता है मेथड, किसके थ्रू बनाया जा सकता है। अगर आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है तो आप ट्रायल बैलेंस से बना सकते हो, नहीं तो अभी जैसे हमने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना था तो आप रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से भी बना सकते हो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को। अगर प्रॉफिट एंड लॉस की बात किया जाए तो ये सिर्फ ट्रायल बैलेंस की इंफॉर्मेशन से ही प्रिपेयर किया जाता है। ये कोई कैश बुक वगैरह से नहीं प्रिपेयर किया जाता है, किससे प्रिपेयर किया जाता है, ट्रायल बैलेंस से। ओके, तो दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर और प्रॉफिट एंड लॉस। नेक्स्ट देखते हैं कि रिसिप्ट एंड पेमेंट और प्रॉफिट एंड लॉस में
रिसिप्ट इन पेमेंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या डिफरेंस रहता है? एक रहेगा हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, एक रहेगा हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर। दोनों ही स्टेटमेंट हैं आपके, एनपीओ की दोनों स्टेटमेंट है ना। तो देखते हैं क्या डिफरेंस रहता है। सबसे पहले बात करते हैं हम बेसिस की, किस बेसिस पे दोनों को बनाया जाता है। अगर हम बात करें बेसिस की तो रिसिप्ट एंड पेमेंट कैश बेसिस पे बनाया जाता है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट अक्रूअल बेसिस पे बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अकाउंटिंग पीरियड। कौन से अकाउंटिंग पीरियड का डाटा इसके अंदर रिकॉर्ड किया जाता है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में करंट ईयर का डाटा रिकॉर्ड किया जाएगा, हाँ। प्रीवियस ईयर का रिकॉर्ड किया जाएगा, हाँ। नेक्स्ट ईयर का रिकॉर्ड, मतलब सारा डाटा, उसको मैटर ही नहीं है कि कौन सी पीरियड का डाटा है, बस सारा डाटा जो भी कैश में होगा वो उसको रिकॉर्ड कर लेगा। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सिर्फ करंट अकाउंटिंग पीरियड का डाटे को रिकॉर्ड करेगा, और अगर कोई एक्स्ट्रा डाटा है उसको सब्ट्रैक्ट कर देगा, लास्ट ईयर का या अगले ईयर का है, तो सिर्फ करंट ईयर के डाटा को रिकॉर्ड करता है। अब कौन से नेचर ऑफ आइटम्स को रिकॉर्ड किया जाता है? अगर हम बात करें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की तो उसको मैटर नहीं करता कि वो कैपिटल नेचर ट्रांजैक्शन है या वो रेवेन्यू नेचर ट्रांजैक्शन है, बस ट्रांजैक्शन कैश में होनी चाहिए, वो उसे रिकॉर्ड कर देगा। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डिफरेंस करता है, वो चीज़ों को पढ़ के डिफ्रेंशिएट कर देता है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर और इनकम को रिकॉर्ड करता है। कैपिटल नेचर हमें पता है कहाँ जाते हैं, बैलेंस शीट के अंदर। देन कम एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट इसमें नहीं की जाती, इसमें सारी एडजस्टमेंट की जाती है, आउटस्टैंडिंग की, प्रीपेड की, एक्रूड की, सभी चीज़ों की। देन कम्स डेप्रिसिएशन, या हम कह सकते हैं नॉन कैश चीज़ें। नॉन कैश चीज़ें रिसिप्ट एंड पेमेंट में नहीं डाली जाती, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में करंट ईयर का अगर वो लॉस एक्सपेंस है तो डाला जाएगा।